Hello dear students, welcome in the history session of class 9th chapter 5 the Sangam age. Myself Mrs. Prabla and today I am going to start chapter number 5 the Sangam age. तो इस वीडियो सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द संगम पीरियड. बच्चे जो संगम पीरियड है, संगम पीरियड लाइज बिटवीन 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE. जो संगम पीरियड है, जो संगम एज है, उसका जो पीरियड रहा है वो रहा है 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक. 3rd सेंचुरी BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट के 300 साल पहले का टाइम पीरियड एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब 300 साल बाद का पीरियड. ठीक है, जीसस के बर्थ को हम 00 BC मानते हैं, तो 300 साल पहले और 300 साल बाद का पीरियड मतलब टोटल जो हो गया 600 ईयर्स का जो पीरियड हो गया वो हो गया संगम एज का पीरियड हो गया. ठीक है, सो संगम पीरियड जो है उसका जो टाइम पीरियड एग्जैक्ट टाइम पीरियड है दैट इज 3rd सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE. ठीक है, इट इज़ अ क्लासिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु. तो ये जो है जो संगम एज है ये मेनली बच्चे जो इंडिया का साउथ पार्ट है, साउदर्न जो पार्ट है उसमें तमिलनाडु आ गया आपका. साउथ पार्ट में आपके कौन कौन से स्टेट्स आ गई, मेनली आपकी तमिलनाडु आ गई, केरला आ गई एंड अदर पार्ट्स ऑफ जो साउथ इंडिया है, जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, जो नीचे वाला V शेप वाला पार्ट है साउदर्न पार्ट. तो इट इज़ अ क्लासिकल पीरियड. ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड द अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. तो ये किसकी हिस्ट्री है? इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है, तो ये जो संगम एज है, संगम एज का नाम संगम कैसे पड़ा? संगम एज को संगम कैसे बोला गया? इस एज को संगम एज ही क्यों कहा गया? तो संगम एज नेम्ड आफ्टर द तमिल असेंबलीज. जो तमिल में जो असेंबलीज थी, जो ग्रुप्स थे, ठीक है, तो उनको संगम्स बोला जाता था. इसीलिए इस एज को जो तमिलनाडु का पीरियड है, इस एज को क्या बोला गया है? संगम एज बोला गया है, क्योंकि तमिल में जो असेंबलीज थी, जो ग्रुप्स थे, उनको संगम्स कहा जाता था. तो इसलिए इस एज को, इस पीरियड को क्या बोला जाने लगा? संगम एज. इस पीरियड को क्या कहा जाने लगा? संगम एज. ठीक है, आफ्टर द तमिल असेंबलीज. तमिल असेंबलीज के पीछे ही इसको संगम एज कहा जाने लगा. ठीक है, और जो भी लिटरेचर इस एज में क्रिएट हुआ, द लिटरेचर दैट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, द लिटरेचर दैट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट लिटरेचर वॉज नोन एज संगम लिटरेचर. तो उस लिटरेचर को क्या कहा जाता है? संगम लिटरेचर बोलते हैं. संगम एज में जो भी लिटरेचर क्रिएट किया गया, दैट लिटरेचर इज नोन एज संगम लिटरेचर. तो उसको संगम लिटरेचर कहा जाता है. द ग्रेट पोइट्स, राइटर्स एट्सेट्रा ऑफ दिस एज हैव लेफ्ट बिहाइंड इनवैल्यूएबल अकाउंट्स ऑफ ब्रिलियंट लिटरेचर एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स. तो इस एज में जितने भी राइटर्स हुए हैं, जितने भी पोइट्स हुए हैं, उन्होंने जो भी लिखा है, जो भी लिटरेचर उन्होंने प्रोवाइड किया है, वो जो लिटरेचर है वो हमें इस एरिया के बारे में, इस जो साउथ का पार्ट है, जो इस एरिया के बारे में हमें बहुत ही वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता है हिस्टोरियंस को. ठीक है, तो इस लिटरेचर जो है, लिटरेचर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एज. क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द संगम एज द 3 एम्पायर्स दैट रूल्ड ओवर साउथ इंडिया वर. तो संगम एज में जो 3 मेन एम्पायर्स थे, संगम एज में मेनली बचे 3 एम्पायर्स थे उस समय साउथ इंडिया में, दैट वर चोलास, पंड्यास एंड चेरास. ठीक है, ड्यूरिंग द संगम एज द 3 एम्पायर्स दैट रूल्ड द साउथ इंडिया वर द चोलास, पंड्यास एंड चेरास. तो अभी मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ इनको. जस्ट सी दिस मैप. ये साउथ पार्ट है बच्चे, हमारे इंडिया का साउथ पार्ट है. साउथ पार्ट में ये देखो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा साउथ पोर्शन शो हो रहा है. यहाँ पे ये देखो इस साइड आ गया चोलास, ये आ गया पंड्यास आपका, और ये आ गया चेरास. तो 3 मेनली यहाँ पे जो एम्पायर्स ने रूल किया इस एरियाज़ को, चोलास हो गए आपके, पंड्यास हो गए एंड
चेरास हो गए, ठीक है। Though they were constant wars among the different kings for dominion of states and territory, they were all promoters of literature and other classical literary work. लेकिन ये जो तीनों अम्पायर्स थे, चोलास, पंड्याज एंड चेरास, ये तीनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। दे वर ऑलवेज एट वॉर मोड विद ईच अदर। वॉर मोड में क्यों रहते थे? वॉर मोड का मेन एक ही रीज़न रहा है सारे के सारे रूलर्स का, कि अपने आप को पावरफुल बनाना, अपने आप को एक्सपैंड करना, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाना। अपनी टेरिटरीज़ की एक्सपेंशन के लिए ये लोग लड़ते रहते थे, ये एम्पायर्स आपस में, रूलर्स आपस में इनके। लेकिन फिर भी इनके टाइम में बहुत ही वैल्यूएबल जो है लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर जो है वो क्रिएट हुआ है। क्लियर है? अंडर देयर रूल इंडियन आर्ट एंड कल्चर फ्लोरिश्ड वेरी प्रॉपरली। तो इनके टाइम में जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, लिटरेचर है, वो काफ़ी अच्छे से फ्लोरिश हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संगम एज। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ द संगम एज। संगम एज के सोर्सेज क्या रहे? सोर्सेज मतलब कौन कौन से ऐसे स्रोत रहे जिनसे हमें संगम एज के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि कोई संगम एज भी हुई है इंडिया में, तो उसके सोर्सेज क्या रहे? तो उनके सोर्सेज में सबसे जो मेन सोर्स है वो आपका लिटरेरी सोर्सेज में लिटरेरी सोर्सेज आते हैं, लिटरेचर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो संगम लिटरेचर रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ क्लासिकल तमिल लिटरेचर। तो इसमें क्लासिकल तमिल लिटरेचर आता है, कलेक्टेड एंड कंपोज्ड बिटवीन द ईयर्स बिटवीन 600 BC टू 300 CE। तो 600 BC के 600 BC से लेकर 300 CE के बीच का जितना भी लिटरेचर कंपोज हुआ वो हम संगम लिटरेचर में उसको काउंट करते हैं। क्लियर है? तो उसको संगम लिटरेचर में काउंट किया जाता है। दीज संगम्स वर इस्टेब्लिश्ड बाय द पंड्या किंग्स। तो ये जो संगम्स थे ये किसने इस्टेब्लिश किए थे? पंड्या किंग्स ने इस्टेब्लिश किए थे। एंड संगम लिटरेचर इज प्राइमरली सेकुलर डीलिंग। तो संगम जो लिटरेचर था उसकी सेकुलर डीलिंग थी, मतलब धर्म के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं था। ठीक है, सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था, तो सेकुलर डीलिंग थी। तो इसमें एवरी डे जो लाइफ के जो थीम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इस लिटरेचर में। ठीक है, द पोएम्स बिलोंगिंग टू द संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड बाय द्रविडियन तमिल पोइट्स। तो जो पोएम्स वगैरह भी इसमें कंपोज हुई हैं, सॉन्ग्स के ऊपर भी हुआ है, डिटेल फोक फॉर्म्स, डांसेस, म्यूज़िक, ये सब चीज़ों के ऊपर लिटरेचर जो है कंपोज हुआ है। तो ये सब जो है तमिल लैंग्वेज में, द्रविडियन तमिल लैंग्वेज में पोइट्स ने लिखा है इनको। तो इसके लिटरेचर में जो मेन कंपोजिशंस आती हैं, जो मेन लिटरेचर कंपोज हुआ है ड्यूरिंग द संगम एज, उसमें से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? नंबर 1 पे उसमें आपका आ गया शिला पाठ्यक्रम। शिला पाठ्यक्रम क्या है बेटा? शिला पाठ्यक्रम जो है एक डिटेल है, जिसमें किस चीज़ की डिटेल है? क्लासिकल एंड फोक फॉर्म्स ऑफ डांसेस की। शिला पाठ्यक्रम जो है इट इज़ अ डिटेल ऑफ क्लासिकल एज वेल एज फोक फॉर्म्स ऑफ डांसेस एंड म्यूजिक। तो डांस एंड म्यूजिक का एक कॉम्पोजिशन है, एक फॉर्म है, एक डिटेल है जो शिला पाठ्यक्रम में है। सेकंड आपका आ गया मनी मेकलाई। मनी मेकलाई क्या है? एक एपिक है, पोएम्स की एपिक है, एक एपिक है। द पोएम्स आल्सो थ्रो अ लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। तो मनी मेकलाई जो पोएम्स की एक कॉम्पोजिशन है, तो पोएम्स जो हैं वो भी तमिलनाडु की जो हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जो है, एक लाइट थ्रो करती हैं किसके ऊपर? तमिलनाडु की हिस्ट्री के ऊपर, तमिल हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो द पोएम्स आल्सो थ्रो अ लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, बुद्धिज्म एंड इट्स पोजीशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो बुद्धिज्म के बारे में भी बताती हैं, क्योंकि उस समय बुद्ध धर्म था यहाँ वहाँ पे। तो बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के दौरान एंड इट्स पोजीशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो बुद्धिज्म के उस टाइम में क्या पोजीशन थी? ठीक है, कंटेम्प्रेरी आर्ट उस समय की, और जो समकालीन आर्ट क्या थी, आर्ट फॉर्म्स क्या थी, कंटेम्प्रेरी कल्चर क्या था, कस्टम्स, रीति रिवाज क्या थे। तो उस टाइम के बारे में वैल्यूएबल जो जानकारी वो मिलती है हमें मनी मेकलाई से। ठीक है, द पोइट्स ऑफ दिस पीरियड यूज्ड ग्रामर आल्सो। तो उन्होंने ग्रामर के ऊपर भी काफ़ी वर्क किया। जो तोल्कापियम है, जो थर्ड है हमारा टोल्कापियम। टोल्कापियम बच्चे जो है ग्रामर के ऊपर ही बुक है, ग्रामर एंड पोएटिक्स वर्क है इसमें, कंपोज्ड बाय तोल्कापियर। तो इसको किसने कंपोज किया है? टोल्कापियर ने। टोल्कापियम एक ग्रामर बुक है,
It was composed by Tolkappiyar. Tolkappiyam, one of the earliest work in Tamil. Tamil का एक earliest work है. It is a book on phonology, grammar and poetics. Poetics के ऊपर ये book है. Next है आपका बच्चे तिरुकुराल. तिरुकुराल जो है, तिरुकुराल भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है इन तमिल लैंग्वेज. तिरुकुराल was a most important, most significant literary work in Tamil language and it was composed by तिरुवालुवार. तो इसको किसने कंपोज किया था? तिरुवालुवार ने. तिरुकुराल बच्चे इसको बोलते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन की थी तिरुवालुवार ने. तिरुकुराल जो है बच्चे, इट इज़ अ वर्क ऑफ 1330 कपलेट्स. 1330 कपलेट्स हैं. द वर्क इज अरेंज्ड इनटू 133 अधिकरणास विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स नोन एज आरम, पारुल एंड इनबाम. क्लियर हो गया? तो मेन मैंने 4 टाइप के जो हैं लिटरेरी वर्क्स का यहाँ पे जिक्र किया है जो मेन आपकी बुक में कंसिस्टेड है. तो वो 4 टाइप का वर्क क्या डिस्कस किया है हमने. एक तो किया है शिला पाठ्यक्रम, एक क्लासिकल जो है कॉम्पोजिशन है, फोक डांस फॉर्म्स, फोक म्यूजिक जो है फोक डांस फॉर्म के ऊपर है ये बुक. मनी मैकेलाई जो है पोएम्स के ऊपर है, एपिक पोएम्स हैं यहाँ पे. तोल्कापियम जो है ग्रामर एंड पोएटिक्स की बुक है, ठीक है. एंड तिरुकुराल जो है दैट वाज कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज की है? तिरुवालुवार ने. एंड ये एक है इसमें 1330 कपलेट्स हैं दैट वर अरेंज्ड इनटू 133 अधिकरणास एंड विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स. क्लियर हो गया? तो ये था एक लिटरेरी सिस्टम, लिटरेरी सोर्स ऑफ लिटरेरी सोर्स था जो संगम एज के बारे में हमें बताता था कि संगम एज भी कोई हुई है इंडिया में. सेकंड जो सोर्स है, सेकंड सोर्स है आपका इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस जो हैं, इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है बच्चे किसी चीज़ के ऊपर खुदाई करके खोद कर लिखना, है ना. इंस्क्राइब करके लिखना. इंस्क्राइब्ड खुदा मतलब जो चीज़ कभी मिटे ना. जैसे आप लोग बर्तनों के ऊपर नेम्स लिखे होते हैं. आप लोग स्कूल में टिफ़िन लेके आते हो तो टिफ़िन के ऊपर आपका नेम लिखा होता है, तो वो इंस्क्राइब करके लिखा होता है ताकि वो मिटे ना. कितना भी हम उसको रगड़ लें कर लें तो वो मिटता नहीं ना है. तो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो चीज़ इंस्क्राइब करके खोद कर लिखी हो. तो इंस्क्रिप्शन जो है वो भी हमारा एक नेक्स्ट सोर्स है जो हमें संगम एज के बारे में बताते हैं. तो इंस्क्रिप्शंस बचे जो थी साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया अ लैंड फ्लडेड विद टेम्पल टाउन. साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, टेम्पल टाउन्स हैं, मिस्ट्रियस मिथ एंड ब्यूटी एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस. तो साउथ इंडिया को लैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस भी कहा गया. मेजॉरिटी ऑफ द एपिग्राफ्स फाउंड इन इंडिया आर सिचुएटेड इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया विद तमिलनाडु हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस. तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो है हमें देखने को मिलती हैं. एंड दीज इंस्क्रिप्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स. तो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो 2 टाइप की हैं. 2 टाइप की इंस्क्रिप्शंस हैं. नंबर 1 पे है, क्या है? द लिथिक इंस्क्रिप्शंस. लिथिक इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? द लिथिक इंस्क्रिप्शंस दीज आर फाउंड, कहाँ पे होती हैं ये, कहाँ पे इंस्क्राइब किया होता है? लिथिक इंस्क्रिप्शंस में बच्चे दीज आर फाउंड कार्व्ड ऑन टेम्पल वॉल्स एंड स्टोन्स. तो टेम्पल की जो वॉल्स होती हैं, मंदिरों की जो दीवारें होती हैं, या पत्थरों के ऊपर किसी चीज़ को इंस्क्राइब करके खुदाई करके, है ना, कुछ लिखना, तो उसको क्या बोलते हैं? लिथिक. लिथिक का मतलब स्टोन्स भी होता है. वॉल्स के ऊपर इंस्क्राइब करना या स्टोन्स के ऊपर इंस्क्राइब करना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिथिक इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो अभी आप देख रहे हो पिक्चर बच्चे, ये क्या है? हलमिडी इंस्क्रिप्शन है. हलमिडी इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन द कन्नड़ लैंग्वेज. तो इसके ऊपर ये बच्चे आपकी बुक में भी बनी हुई है ये पिक्चर, पेज नंबर 113 पे 3 के ऊपर है, आप देख लेना इसको. तो हलमिडी इंस्क्रिप्शन जो है एक बहुत ही ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी हुई है. एंड 16 लाइन्स इसके ऊपर लिखी हुई हैं. 16 लाइनों की जो 16 लाइन्स इसके ऊपर इंस्क्राइब्ड की हुई हैं. ये एक सैंड स्टोन है. सैंड स्टोन के ऊपर ये पिलर के ऊपर ये 16 लाइन्स इंस्क्राइब की हैं और इसकी जो डेट है नियर अबाउट वो है 450 CE. क्लियर हो गया? तो ये एक एग्जाम्पल होगी इसकी. सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक मैं और पिक्चर दिखाती हूँ आपको. लेट्स सी, ये देखो,
ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन एट थांजवार टेम्पल। थांजवार टेम्पल जो है किसने बनवाया था? बिल्ट बाय राजा राजा चोला। तो राजा राजा चोला ने ये टेम्पल बनवाया था। इसके ऊपर भी ये देखो खोद खोद कर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर, दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ 66 ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज आइडियल्स ऑफ राजा राजा चोला। राजा राजा चोला के 66 ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज आइडियल्स को इंस्क्राइब करती है, लिस्ट है यहाँ पे लिखी हुई इसमें, ठीक है ना। तो कांडूबाई एंड हिज क्यून्स एंड अदर गिफ्टेड टू द टेम्पल्स। तो ये एक सेकंड एग्जाम्पल है किसकी? लिथिक इंस्क्रिप्शंस की। क्लियर हो गया। तो जो सेकंड टाइप की इंस्क्रिप्शन है बच्चे, सेकंड टाइप की इंस्क्रिप्शन है आपकी कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स क्या होता है? कॉपर प्लेट्स मतलब जो कॉपर की शीट्स होती हैं, या कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर जो जब कोई चीज़ इंस्क्राइब करके लिखी जाए। अभी जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर जो है, ये देखो बच्चे, ये कॉपर की प्लेट्स हैं, कॉपर की शीट्स है इसके बीच में डाली हुई। ये सारी की सारी कॉपर शीट्स हैं। एंड दीज आर फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन द शीट्स ऑफ द कॉपर प्लेट्स। कॉपर शीट्स के ऊपर जब कोई चीज़ इंस्क्राइब करके, कोई इन्फॉर्मेशन इंस्क्राइब करके लिखी जाए, इंस्क्राइब किया जाए उसके ऊपर किसी इन्फॉर्मेशन को, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। क्लियर हो गया। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो हैं वो भी हमें संगम एज के बारे में एक वैल्यूएबल जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं। तमिल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली रिकॉर्ड ऑफ ग्रांट्स ऑफ विलेज। तो विलेजेस को कितनी ग्रांट्स दी जाती थी उस समय, क्या क्या ग्रांट्स दी गई, जब प्लॉट्स ऑफ कल्टिएबल लैंड्स कितने थे, टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बाय द मेंबर्स ऑफ वेरियस साउदर्न इंडियन रॉयल डेंसिटीज़। तो साउदर्न इंडियन की जो रॉयल डेंसिटीज़ थी उसके द्वारा कल्टिएबल लैंड्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कौन कौन से लैंड्स इशू किए गए, ठीक है, जहाँ ग्रांट्स कैसे दी गई, विलेजेस को कितनी ग्रांट्स दी गई, तो उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कॉपर प्लेट से यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप से जो कॉपर प्लेट्स हैं वो भी एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द संगम एज। संगम एज के बारे में कॉपर प्लेट्स जो हैं वो हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं। और लास्ट जो हमारा इसमें है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में है मेगालिथस। मेगालिथिस, मेगालिथिस बच्चे क्या होता है? मेगालिथिस होता है एक बहुत बड़ा स्टोन, लार्ज स्टोन। मेगालिथ इज अ लार्ज स्टोन, बड़े बड़े स्टोन्स। मेगालिथ इज अ लार्ज स्टोन दैट हैज़ बीन यूज टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर। तो किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी बिल्डिंग को, किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, या कोई मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ईदर अलोन और टुगेदर विद अदर स्टोन्स। या तो एक ही पत्थर को यूज़ करके वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जहाँ एक से ज़्यादा पत्थरों को यूज़ करके उस स्ट्रक्चर को शेप दी जाती है, या उस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो मेगालिथिस हो गए बड़े बड़े स्टोन्स। तो मेगालिथिस भी बच्चे एक वैल्यूएबल सोर्स है संगम एज के बारे में। मेगालिथिस के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, बहुत कुछ खुदा हुआ है ना, इंस्क्राइब्ड था कुछ ना कुछ, कुछ फोटोज़ बनी हुई थी, कुछ तस्वीरें थी, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर हमें उस संगम एज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो मेगालिथिस के अलावा एक टाइप के और स्टोन्स भी होते हैं, हीरो स्टोन्स जिसको बोलते हैं। इनके टाइम्स में जो हीरो स्टोन्स का मतलब होता है कि जो उस टाइम के हीरोज़ थे, जो उस टाइम के जो मेन पर्सन थे, जैसे हर एक एरा के कुछ ना कोई ना कोई हीरो होता है। जैसे अगर हम अपने एज की बात करें तो हमारे एरा के हीरोज़ कौन है? तो हमारे इरा के हीरो को, हीरोज़ को, हीरो जो हैं हम मान सकते हैं, जैसे हमारे आर्मी के जो जितने भी आर्मी के लोग हैं ना, जो आर्मी में हैं, हमारे सेना के जो लोग हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी देश के लिए रक्षा करते हैं, तो वो हमारे एरा के हीरो हो सकते हैं। तो उसी समय हर एक एरा के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हीरोज़ होते हैं। तो हीरो स्टोन्स के ऊपर उस टाइम के हीरोज़ के नेम जो थे वो इंस्क्राइब किए होते हैं। तो इस टाइप से जो पत्थरों के ऊपर जो कुछ भी इंस्क्राइब किया हुआ था उस टाइम का, चाहे वो फ़ोटोज़ हो गई, चाहे वो कोई नेम लिखे हुए हैं, चाहे वो कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हमें उस टाइम के बारे में एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। तो इस टाइप से मेगालिथिस जो थे वो भी संगम एज के बारे में काफ़ी वैल्यूएबल जो थे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे अभी मैं आपको एक मेगालिथ की ये फ़ोटो दिखा रही हूँ। वैसे ये आपकी बुक के ऊपर ऑलरेडी है, मेंशन्ड है आपकी बुक के ऊपर। ये देखो कितना बड़ा स्टोन है, ये देखो बिग स्टोन्स है ना।
तो बड़े बड़े स्टोन्स के साथ जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और उसके ऊपर जो इंस्क्राइब किया जाता है, जो उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन मिलती है, तो वो सब एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं हिस्टोरियंस के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आज जो हमने डिस्कस किया है, आज मेनली हमने संगम एज की इंट्रोडक्शन डिस्कस की है कि संगम एज का जो पीरियड है वो 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE के बीच में जो 600 ईयर्स का टाइम है वो संगम पीरियड रहा है। संगम टाइम में जो लिटरेचर कंपोज हुआ उसको संगम लिटरेचर कहा गया। ठीक है, संगम एज में मेनली तीन जो एम्पायर्स ने रूल किया, तीन टाइप के एम्पायर्स थे। कौन कौन से थे? पांड्यास, चोलास एंड चेरास। और उसके बाद हमने डिस्कस किया संगम पीरियड का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहे हैं। ठीक है ना, तो मेन सोर्सेज क्या रहे संगम एज के? तो उसमें संगम लिटरेचर आ गया, लिटरेरी सोर्सेज आपके आ गए, हमारे पास इंस्क्रिप्शंस आ गई। और इंस्क्रिप्शंस के बाद हमने क्या डिस्कस किया? उसका इंस्क्रिप्शंस के बाद हमने डिस्कस किया मेगालिथिस, है ना। इंस्क्रिप्शंस में 2 टाइप की इंस्क्रिप्शंस हमने डिस्कस की थी, लिथिक इंस्क्रिप्शंस एंड कॉपर प्लेट्स। उसके बाद जो बिग रॉक्स थी, मेगालिथिस। तो आज के सेशन में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन आई विल डिस्कस विद यू द संगम सोसाइटी एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द संगम पीपल एंड देयर रिलीजन, एजुकेशन एंड लिटरेचर एंड रिक्रिएशन। सो इस वीडियो को ढंग से अच्छे से वॉच करना और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे बच्चे।